नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित गरवा पे। चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि 1857 की जो क्रांति का जो कारण था वो था चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, लेकिन 1857 की जो क्रांति है उसके पीछे बहुत से कारण रहे। किसी कोई भी एक कारण हम नहीं कह सकते 1857 की क्रांति के पीछे की ये कारण है। इस क्रांति के पीछे बहुत से कारण रहे हैं। ठीक है, और उनके सभी कारणों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और 1800 क्रांति को पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, जितने भी आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे प्रकार से। तो 1857 की जो क्रांति है इसके पीछे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यानी बहुत से कारण रहे। ठीक है, कोई भी क्रांति होती है तो आपको पता है कि कोई भी क्रांति होती है तो एक दिन में कोई भी क्रांति नहीं होती। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति को बात को जब बार बार दबाया जाता है तो क्या होती है? क्रांति होती है। तो इसलिए जो क्रांति है उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। तो 1857 की क्रांति के पीछे जो कारण थे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे सबसे पहले, यानी कारणों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कारण पढ़ेंगे जो सामाजिक कारण है उनमें सहायक संधि। क्या थी? सहायक संधि। आप सभी को पता होगा कि जो सहायक संधि है वो 1798 में वेलेस्ली के द्वारा लाई गई थी। इसके द्वारा? वेलेस्ली के द्वारा। तो 1798 में वेलेस्ली के द्वारा एक संधि की शुरुआत की गई थी और वो थी सहायक संधि। इस सहायक संधि में क्या था कि जो अंग्रेज थे वो अपनी जो सेना थी वो भारतीय राजाओं के दरबार में रखते थे। ठीक है, और उस सेना का जो सारा खर्चा था वो भारतीय राजाओं को देना पड़ता था। यानी सेना अंग्रेज की होती थी, अंग्रेजों की होती थी, और जो खर्चा था उनका रख रखाव का वो सारा अंग्रेजों को देना, ना उनको भारतीयों को देना पड़ता था, राजाओं को। और क्यों देना पड़ता था कि अंग्रेज कहते थे कि यदि कोई भी युद्ध होता है, आपसे भारी युद्ध होता है, तो ये सेना आपकी सहायता करेगी। तो ये तो आपको पता है कि जो युद्ध करने वाले थे वो तो खुद ही तो अंग्रेज थे। ठीक है, और अंग्रेजों ने अपनी सेना इनके दरबार में रख दी, तो अब युद्ध भी कौन करेगा? ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने क्या है अपनी सेना को मजबूत करने के लिए सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो इसके जरिए जो पहले कम सेना रखते थे तो बाद में क्या है अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी और राजाओं के दरबार में रखते थे। तो इस प्रकार क्या वो अपनी सेना को मजबूत कर रहे थे। तो सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार, ये बार बार प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले किसने स्वीकार किया सहायक संधि को, तो वो थे हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के निजाम यानी हैदराबाद के राजा ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि इनके जरिए क्या थे जो अंग्रेजी सत्ता थी उसमें जो अपनी सेना थी उनको मजबूती प्रदान कर रही थी इस संधि के जरिए। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो सती प्रथा। जैसी सती प्रथा है, आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया था। अब आप कहोगे गुरुजी सती प्रथा तो एक बहुत बढ़िया काम था, ये 1857 की क्रांति का कारण क्यों हो सकता है? तो आपको पता है कि अंग्रेज हैं वो फायदे के बिना कोई भी काम नहीं करते थे। तो इस सती प्रथा के पीछे भी अंग्रेजों को कुछ फायदा देखो कि 1829 में किसने? विलियम बेंटिंक ने, विलियम बेंटिंक किसके? राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर इस प्रथा को बंद कर दिया था 1829 में, सती प्रथा को। ठीक है, तो ये तो क्या एक बहुत अच्छा काम था। वैसे तो सती प्रथा क्या बहुत अच्छा काम था, लेकिन इससे नाराज कौन हुए? जो ब्राह्मण लोग थे, जो रूढ़िवादी व्यक्ति थे वो इससे नाराज हो गए। इससे नाराज क्यों गए? क्योंकि उन्होंने समझा कि ये हमारे धर्म में चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। जो अंग्रेज है वो तो हमारे धर्म में बदलाव कर रहे हैं और धीरे धीरे ये क्या कर देंगे, बाद में तुम्हारा धर्म परिवर्तन ही कर देंगे। तो जो रूढ़िवादी ब्राह्मण लोग थे और व्यक्ति थे वो इस बात से सहमत नहीं थे, सती प्रथा से।
और बाद में सती प्रथा के बंद करने के बाद आपको पता है कि अंग्रेज़ों को भी एक मुसीबत हुई बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पुरानी फिल्मों में देखते होंगे जो सती हो जाते थे उनको सफ़ेद वस्त्र में सबसे अलग रखा जाता था, उन कोई भी धार्मिक कार्यों में अनुमति नहीं दी जाती थी उनको, ठीक है, और उनका मतलब दुर्व्यवहार किया जाता था उनके साथ, ठीक है। तो उनको फिर उन्होंने क्या किया कि जो सती हुई उन्होंने क्या पेंशन मांगनी शुरू कर दिया अंग्रेज़ों से कि हमें पेंशन चाहिए। तो जब 1856 में अंग्रेज़ों ने सोचा कि इनको पेंशन देने से अच्छा है कि एक एक्ट लाया जाए, और उस एक्ट का नाम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है। और ये एक्ट कब लाया था? 1856 में लाया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल कौन होते थे? कैनिंग। और ये जो एक्ट था इसमें लॉर्ड कैनिंग और कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के परिणाम स्वरूप ये एक्ट लाया गया था 1856 में, ठीक है। इसमें क्या गया कि जो सती हुई महिलाओं को दोबारा से विवाह करने की अनुमति दे दी गई थी। तो इससे अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ कि उनको पेंशन देनी अब नहीं पड़ेगी। जो सती हुई थी उनको जो पेंशन देते थे अब वो पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। इस प्रकार उन्होंने क्या यह अधिनियम लिया 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय लाया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और इसके जो भारतीय है इनमें कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। तो इसका भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ। और उसके बाद में जो 1857 की क्रांति में यदि हम और कारणों की चर्चा करें तो एक नीति थी 1848 में, एक नीति आई थी, आप सभी ने पढ़ा भी होगा, हड़प नीति। क्या थी? हड़प नीति, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं लैप्स नीति। हड़प नीति या फिर लैप्स नीति कब लाई गई थी? 1848 में। और इस नीति के जो जन्मदाता थे वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। ये क्या नीति थी कि इस नीति के द्वारा कि कोई भी जो राजा था यदि उसकी कोई संतान नहीं है तो वो किसी भी पुत्र को गोद नहीं ले सकता था, ठीक है, गोद नहीं ले सकता था। और एक यह इसमें क्या था कि कुशासन के आधार पर अंग्रेज हैं वो कुशासन के आप अच्छे प्रकार से शासन नहीं कर रहे हैं, कुशासन के आधार पर भी वो अपने राज्य में मिला लेते थे। यानी किसी भी राजा है उसको यदि कोई पुत्र नहीं है तो बाद में उस राजा की मृत्यु के बाद में उसका जो राज्य है वो अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। और यदि कोई भी अच्छे प्रकार से शासन नहीं करा यानी उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर भी उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला सकते हैं, ठीक है। ये थी हड़प नीति, 1848 में आई थी, इसे लैप्स नीति कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी इसके जन्मदाता थे। तो इससे क्या हुआ? सबसे पहले इसके तहत हड़प नीति के तहत जो राज्य मिलाया गया था वो था सतारा। कौन सा? सतारा। सबसे पहले हड़प नीति के द्वारा सतारा को अपने राज्य में मिला लिया गया, ठीक। उसके बाद में आप पढ़ते हो झांसी को भी अंग्रेजों ने अपने राज्य के में मिला लिया था, ठीक है। और अवध को भी, अवध है उसको कुशासन के आधार पे, अवध को तो कुशासन के आधार पे अपने राज्य में मिला लिया था अंग्रेजों ने। और उसके जो राजा होते वाजिद अली शाह, कि वाजिद अली शाह को बताया गया कि आप अच्छी प्रकार से शासन नहीं कर सकते और उनको अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार हड़प नीति भी 1857 की क्रांति के पीछे बहुत बड़ा रोल अदा करती है, इसका बहुत बड़ा हाथ हुआ, क्योंकि इससे लोगों में क्या हुआ, अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई थी। और यदि हम बात करें सैनिक कारणों की, इसके पीछे 1857 की क्रांति के पीछे यदि हम सैनिक कारणों की बात करें कि कौन कौन से सैनिक कारण रहे, तो उनमें आता है कि जो भारतीय जो सैनिक होते थे
उनको अंग्रेज उच्च पदों पर भर्ती नहीं करते थे, यानी उनको उच्च पद नहीं देते थे। यानी पहला कारण था क्या था कि भारतीयों को उच्च पदों पर भर्ती नहीं करना, ये एक बहुत बड़ा कारण था। करना, ठीक है, भर्ती नहीं करना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। और नंबर 2 था कि भारतीयों को, जो भारतीय थे उनको सात समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ जाऊँ, वो गाना सुना है आपने? तो 7 समुंदर यानी विदेश में भेजा जाता था। इससे भी भारतीय नाखुश थे, भारतीय सैनिक। और जो सेना होती थी उनका अनुपात होता था 1:5। ये यानी एक तो होता था अंग्रेज सैनिक और 5 भारतीय। और जो एक अंग्रेज सैनिक होता था ये भी इन पे भारतीयों पे क्या है, इन 500 पे क्या तानाशाही करता था, तानाशाही करता था, ठीक है। यानी अंग्रेजों का इसमें दबदबा होता था इसमें, इनमें भी। तो इसके पीछे 1857 के पीछे सैनिक कारण भी रहे। उनमें एक कारण यह था कि भारतीयों को उच्च पदों पर भर्ती नहीं करते थे, उनको युद्ध लड़ने के लिए भारतीय को 7 समुद्र पार यानी विदेश में युद्ध के लिए भेजा जाता था, ठीक है। और जो सेना होती थी 1:5 में होती थी, यानी एक अंग्रेज होता था और 5 भारतीय सैनिक थे, लेकिन फिर भी जो अंग्रेज होता उनका दबदबा था, ठीक है। तो ये सैनिक कारण भी रहे हैं इसके पीछे। तो हमने सैनिक कारण के बारे में चर्चा कर ली। अब पढ़े आर्थिक कारण जैसे, यानी किसी एक कारण को हम जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते 1857 की क्रांति के पीछे, यानी बहुत से कारण थे, ठीक है। और आर्थिक कारण के बारे में हम पढ़ें कि कौन कौन से आर्थिक कारण रहे। तो देखो, जो अंग्रेज थे वो भारतीयों से सस्ते में कच्चा माल खरीदते थे, यानी सस्ते दामों पर कच्चा माल खरीदते थे, ठीक है। और फिर ब्रिटेन में भेजकर उन्हें, और जो निर्मित माल था फिर वहाँ से तैयार माल है उच्च दामों पर भारतीय बाजारों में बेचा जाता था, उच्च दामों पर बेचा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो भारतीय बाजार थे उनसे सस्ता माल खरीदते थे और देश में बेचते थे, और वहाँ से निर्मित माल को फिर उच्च दामों पर बेचा जाता था, ठीक है। तो ये कारण था। और इससे क्या हुआ, तो भारत के जो कुटीर उद्योग थे, कुटीर जो उद्योग थे वो बंद हो गए, ठीक है। भारतीय जो कुटीर उद्योग थे वो लगभग बंद हो गए थे, नष्ट हो गए थे। तो ये आर्थिक कारण भी रहे। और राजनीतिक कारणों की बात की जाए कि कौन कौन से राजनीतिक कारण रहे, तो राजनीतिक कारणों में हम पढ़ें तो बहादुर शाह जो जफर होता था, यानी राजनीतिक कारणों के बारे में पढ़ें, राजनीतिक कारण के बारे में पढ़ें तो जो बहादुर शाह जफर होता था उनकी पेंशन बंद कर दी थी। अंग्रेजों ने क्या की थी, बहादुर शाह जफर की पेंशन भी बंद कर दी थी, बहादुर शाह जफर की पेंशन बंद कर दी थी, ठीक है। इस प्रकार मुगल थे वो भी इनके खिलाफ हो गए थे, राजनीतिक कारण में, क्योंकि बहादुर शाह जफर था उनकी पेंशन बंद कर दी थी, ठीक है। और जो किसान है उनसे ऊंची दर पर लगान लिया जाने लगा, यानी किसानों से जो कर वसूली थी
उनकी दर वो हाई कर दी थी, यानी ज़्यादा कर देते थे। इसी प्रकार किसान भी ना खुश थे इनसे। तो यानी 1857 की क्रांति के पीछे हम कारणों की बात करें तो बहुत से कारण रहे। जैसे आपने पढ़ा सहायक संधि जैसी नीतियाँ ले आए अंग्रेज, उसके बाद में सती प्रथा, और सती प्रथा में आपको पता हो कि 1712 में जब सिंध के राजा दाहिर पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, तो तब भी क्या है, जो सिंध के राजा की पत्नी थी वो सती हो गई थी। ठीक है। और जब हम मध्यकालीन की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी जब पद्मावती के पति पर आक्रमण करते हैं तो पद्मावती भी जौहर कर लेती है। ठीक है। और हम पढ़ते हैं कि राजा हर्षवर्धन के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, उनकी जो पत्नी थी वो भी सती हो जाती है। तो इसी प्रकार सती प्रथा को बंद करना तो एक बहुत अच्छी बात थी, बहुत ही अच्छा काम था। लेकिन इससे जो रूढ़िवादी ब्राह्मण लोग थे, अन्य व्यक्ति थे रूढ़िवादी, जो पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए थे, वो उनके खिलाफ हो गए थे। ठीक है। और किसानों से बहुत ज़्यादा ऊंची दरों पर लगान वसूला जा रहा था, वो किसान भी उनके खिलाफ थे। ठीक है। और हड़प नीति भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है 1857 की क्रांति के पीछे, क्योंकि इसमें क्या है, कुशासन के आधार पे, और कि यदि किसी राजा के कोई संतान नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। तो इस प्रकार लोगों में अंग्रेजों के प्रति जो क्रांति की भावना उत्पन्न हो गई थी। और आपको पता है कि क्रांति कोई एक दिन में नहीं होती है, क्रांति धीरे धीरे होती है। तो इस हम पढ़ते हैं तत्कालिक कारण कि 1857 की जो क्रांति थी उसका जो तत्कालिक कारण क्या था। तो तत्कालिक कारण की बात करें तो वो था चर्बी वाले कारतूस, और हम खास करके यही याद रखते हैं, चर्बी वाले कारतूस। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या रहा। तो तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। कि दिसंबर 1856 में, कब, दिसंबर 1856 में एक राइफल, इनफील्ड नाम की इनफील्ड राइफल, अंग्रेज इनफील्ड राइफल को सम्मिलित करते हैं अपनी सेना में। कौन सी, क्या नाम था उनका, इनफील्ड राइफल। और उनमें क्या डाले जाते थे, कारतूस डाले जाते थे। और जो कारतूस था उसके दोनों ओर चर्बी लगी हुई थी, और चर्बी भी किन की, गाय और सूअर की, एक और गाय की और एक और सूअर की चर्बी लगी हुई। ठीक है। और जो चर्बी वाले कारतूस थे उनको छीलकर, मुंह से छीलकर इस राइफल में डाला जाता था। और आपको पता है कि हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है। ठीक है। तो गाय की चर्बी को मुंह में लेकर छीलना पड़ता था। तो इस प्रकार उन्होंने क्या इनकार कर दिया है, इनके प्रयोग से, इनको कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया। और एक घटना होती है कि 29 मार्च 1857 में, कब, 29 मार्च 1857 को, और नाम था मंगल पांडे। ठीक है। मंगल पांडे नाम एक सैनिक था। और ये कौन सी रेजिमेंट में था, यानी किस टुकड़ी में था, तो ये था 34वीं टुकड़ी। ठीक है। और किस छावनी की, बैरकपुर छावनी, यानी बैरकपुर छावनी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। तो बैरकपुर छावनी की 34वीं टुकड़ी में थे मंगल पांडे। ठीक है। और बात है 29 मार्च 1857 की, जब मंगल पांडे ने इस कारतूस को चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है। बाद में इन पे दबाव बनाया गया तो इन्होंने क्या किया, एक था कैप्टन बाग नाम का एक कैप्टन था, वह एक उनके साथी थे।
उन पे इन्होंने गोली चला दी। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को कैप्टन बाग व उनके एक साथी पर गोली चला दी थी। ठीक है, और वो तो 34वीं टुकड़ी में बैरकपुर छावनी का हिस्सा था। ठीक है, इन पे गोली चला दी जाती है मंगल पांडे, और बाद में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। जब 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, ये बार बार पूछा गया है कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो वो है मंगल पांडे। ठीक है, और इनको कब फांसी दी गई थी, यानी सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि 29 मार्च 1857 को इन्होंने गोली चलाई थी। गोली चलाई किस पे, कैप्टन बाग वह उनके साथी पे। ठीक है, और इसको 8 अप्रैल यानी लगभग 10 दिन बाद 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है, और ये क्या था, प्रथम 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद था। ठीक है, यदि आपको पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वो था मंगल पांडे। और कब इनको फांसी दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। जब ये बात धीरे धीरे, यानी उस ज़माने में आपको पता है कि व्हाट्सएप तो होते नहीं थे कि आज कोई भी खबर आती है उसको आग की तरफ फैला दो उस खबर को 1 मिनट में। तो आपको पता है कि व्हाट्सएप तो इतने होते नहीं थे, इसलिए क्या है धीरे धीरे बात फैलनी शुरू हुई कि मंगल पांडे को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। तो भारतीय जो राजाओं थे उन्होंने मिलकर जो क्रांति की जो डेट रखी थी वो थी 31 मई 1857। यानी जो क्रांति की जो डेट निर्धारित की गई थी वो थी 31 मई कि 31 मई को क्रांति करनी। लेकिन भारत का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि जो सबसे बड़ा कारण भी रहा 1857 की क्रांति के हार के पीछे, वो था कि जो क्रांति है वो समय से पहले शुरुआत हो गई। यही इसकी समय से पहले क्रांति की शुरुआत हो जाती है, और क्रांति की जो डेट है वो निर्धारित की गई थी, वो की गई थी 31 मई 1857 को। ठीक है, और क्रांति शुरू हो जाती है 10 मई को, यानी 10 मई को, यानी समय से पहले क्रांति शुरू हो जाती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा हार के पीछे। ठीक है, यानी 1857 की क्रांति के पीछे बहुत से कारण थे हार के, लेकिन उनमें से एक कारण ये रहा कि क्रांति समय से पहले शुरुआत हो गई। और उस समय क्रांति के समय यदि आपको पूछ लिया जाए तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। ठीक है, 1857 की जब क्रांति हुई उस समय जो गवर्नर जनरल वो होते थे कैनिंग। कौन होते थे, कैनिंग होते थे उस समय। ठीक है, और इस जो क्रांति इसका यदि आपको पूछ लिया जाए प्रतीक चिन्ह, इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, तो प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल व चपाती यानी रोटी। ठीक है, ये थे 1857 की क्रांति के प्रतीक। और गवर्नर जनरल होता था लॉर्ड कैनिंग, अभी कोई आप बोल दो कैनिंग, लॉर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉर्ड तो जब हम गुलाम थे तब लगाते थे लॉर्ड। ठीक, आप डायरेक्ट बोल सकते गवर्नर जनरल होते थे कैनिंग। पानी देखिए, और प्रतीक चिन्ह है वो कमल का फूल और चपाती। और एक और याद रखना कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते थे, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो होते थे फॉरमस्टन। प्रधानमंत्री कौन होते थे, फॉरमस्टन। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे फॉरमस्टन। आपसे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति, तो वो था मंगल पांडे। ठीक है, कब इनको फांसी दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। बाद में क्रांति की जो डेट है वो निर्धारित की गई थी 31 मई को, 31 मई को क्रांति करनी है।
ठीक है। लेकिन क्रांति समय से पहले शुरुआत हो जाती है, 10 मई को क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे कैनिंग थे। और जो प्रतीक चिन्ह है इस क्रांति का वो था कमल का फूल और चपाती, ठीक है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय तो पॉन्स्टन उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और यदि आपको तत्कालीन कारण पूछ लिया जाता है तो वो थे चर्बी वाले कारतूस, ठीक है। तो जब 1857 की जो क्रांति है इसकी शुरुआत समय से पहले होती है, यानी 10 मई को हो जाती है। 10 मई को कहाँ से होती है कि 10 मई को, तो 10 मई है, 10 मई को मेरठ से, मेरठ यानी यूपी से, मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत होती है। और मेरठ के जो सैनिक है वो 10 मई को चलते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुंच जाते हैं। और दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर देते हैं, यानी क्रांति का मुख्य नेता घोषित कर देते हैं, ठीक। मैंने इस क्रांति का जो मुख्य नेता था, इस क्रांति का जिसको नेतृत्व सौंपा गया था वो था बहादुर शाह जफर, ठीक है। और कब 11 मई को, और ये क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी 10 मई को। और 11 मई को इनको क्रांति का नेता घोषित किया जाता है बहादुर शाह जफर को। तो जब इसको आपको पता है कि बहादुर शाह जफर को जब ये नेता बनाया गया था, यानी सम्राट घोषित किया गया, क्रांति का नेतृत्व सौंपा गया, तो इनकी उम्र वो 80 प्लस थी। कितनी थी? 80 प्लस थी। और ये भी आप आगे जाकर पढ़ोगे कि क्रांति के हार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण हुआ, ठीक है। क्योंकि 80 साल की उम्र में जो सुबह उठेगा तो वो क्या मांगेगा? गर्म पानी मांगेगा। और इनकी जो सोच होती है वो इतनी क्रांतिकारी नहीं होती उस उम्र में, जब एक नौजवान की सोच होती है, जो उनको खून में जो उबाल होता है, जो गर्म खून होता है उनका तो अलग ही काम होता है। इस प्रकार ये भी एक बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक है। तो इनको क्या है, क्रांति का नेतृत्व सौंपा जाता है। और बाद में जो दिल्ली है, दिल्ली में सैनिकों का जो नेतृत्व किया था वो किया था बख्त खान ने। यानी आपसे पूछ ले जाए दिल्ली में सैनिकों का जो रियल में जो नेतृत्व किया था वो किया था बख्त खान ने। इसने बख्त खान ने। वैसे तो दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, दिल्ली में नई पूरी क्रांति का नेतृत्व किया था। लेकिन दिल्ली में यदि सैनिकों के बारे में पूछ लिया जाए तो बख्त खान ने नेतृत्व किया था दिल्ली में। और अंग्रेज हैं बहादुर शाह जफर को बाद में गिरफ्तार कर लेते हैं। कहाँ से गिरफ्तार करते हैं, प्रश्न पूछा गया है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ से गिरफ्तार किया, तो हुमायूं के मकबरे से। जो बहादुर शाह जफर है उनको हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जो दिल्ली है उनका जो विद्रोह, दिल्ली में जो विद्रोह था उनको दबाने का जो काम सौंपा गया था वो सौंपा गया था हडसन को। ना पहले दबाने का काम सौंपा गया था जॉन निकोलस को, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में उनको सौंपा जाता है हडसन को। तो हडसन को कहा जाता है, अंग्रेज़ों ने कहा कि बहादुर शाह जफर को इसी टाइम मार दिया जाए। लेकिन हडसन कहता है कि यदि बहादुर शाह जफर के साथ उनकी जो पत्नी थी जीनत महल वो भी थी, और उनके दो बेटे और एक बेटी भी थी। तो हडसन कहता है कि यदि हम पिता के आगे उनके बेटों और जो बेटे हैं उनको मार दिए जाते तो पिता तो अपने आप ही मर जाएगा। तो इसी प्रकार क्या बहादुर शाह जफर था, उनके बेटे और बेटी को उनकी आंखों के आगे मार दिया जाता है, ठीक है। और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है। कहाँ पर, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर को कहाँ पर भेजा था अंग्रेज़ों ने? रंगून। रंगून कहाँ पर पड़ता है? म्यांमार में, ठीक है। हाँ बता, क्या था? हाँ, ये तो बहादुर शाह जफर था, वो बहुत बड़ा शायर भी था, बहुत बड़ा शायर होता था बहादुर शाह जफर। और इनको रंगून भेज दिया जाता है। और रंगून में ही इनकी मृत्यु होती है 1862 में। ये आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफर का मकबरा कहाँ पर है, यही पूछा जाता है। तो कहाँ पर है? रंगून में। कहाँ पर है? रंगून में। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में। कब हुई? 1862 को, ठीक है। और ये शायद अब असाई में पूछा गया है ना, असाई में, कि बहादुर शाह जफर का मकबरा क्या पूछा गया है?
हाँ मकबरा। तो मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। रंगून कहाँ है? म्यांमार में। यानी रंगून ऑप्शन में ना हो तो म्यांमार। और कब इनकी मृत्यु कब, ये पूछ लिया जाए तो 1862 में। और इनका मकबरा कहाँ पर है? रंगून में। और इनके मकबरे पे लिखा हुआ है कि कितना बदनसीब राजा है, कि कितना बदनसीब राजा है कि इनको मरने के बाद वतन की 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई। इनके मकबरे पे क्या लिखा है कि कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद 2 गज भूमि भी नसीब नहीं हुई। इनके मकबरे पे लिखा हुआ है। और ये आपको बताया कि एक बहुत बड़े क्या होते थे? शायर होते थे। और इनकी मृत्यु है वो विदेश में होती है। और भी बहुत से मुगल थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई है। तो आपको बताएं कि पहले बहुत देर हो गई पढ़ाते, एक शायरी बता देते हैं ना कि अरे हम वो नहीं जो तुमसे नाता तोड़ देंगे, अरे हम वो भी नहीं जो तुमसे नाता तोड़ देंगे, और अरे हम वो भी नहीं जो हम आपको भरी महफिल में रोता हुआ छोड़ देंगे। क्या है कि हम वो नहीं जो तुमसे नाता तोड़ देंगे, अरे हम वो भी नहीं जो भरी महफिल में आपको रोता हुआ छोड़ देंगे। अरे हम तो वो हैं आपके चाहने वाले, अगर थम गई आपकी सांसें तो हमारी सांसें जोड़ देंगे। तो थम गई है आपकी सांसें तो हमारी सांसें जोड़ देंगे। ठीक है, मैं इतना बड़ा शायर तो है नहीं भाई, लेकिन कुछ भी आती छोटी मोटी वो सुना देते हैं। तो ये क्या एक बहुत बड़े शायर होते थे। क्या? अरे हम वो भी नहीं जो आपको अकेले में छोड़ देंगे, अरे हम वो भी नहीं जो आपको भरी महफिल में रोता हुआ छोड़ देंगे, हम तो वो हैं जो रुकी तुम्हारी सांसें तो हमारी सांसें भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो इनकी मृत्यु कहाँ पर? और जो मुगल शासक थे, यानी 3 मुगल शासक होते थे। कितने? 3 मुगल शासक थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई। ठीक है, यह आपको पूछ लिया जाए कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु भी विदेश में हुई, यानी भारत से बाहर हुई। तो और कितने मुगल शासक? 2 और थे। इसके अलावा आपको बता दिया बहादुर शाह जफर है उनकी मृत्यु तो आपको पता है कहाँ पर हुई? रंगून में। ठीक है, नंबर 2 पे आपको याद रखना जहांगीर। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु कहाँ पर हुई है? शाहदरा में। शाहदरा कहाँ पर है? लाहौर पाकिस्तान में। और 3 नंबर पे आपको याद रखना बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। यानी इनका मकबरा, बहादुर शाह का मकबरा रंगून में है, जहांगीर का है शाहदरा में जो लाहौर पाकिस्तान में पड़ता है। रंगून कहाँ पर है? म्यांमार में। और जो बाबर है इसका मकबरा काबुल कहाँ पर है? अफगानिस्तान। तो 3 मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है। तो 1 नंबर पे याद रखना बहादुर शाह जफर, नंबर 2 पे जहांगीर, नंबर 3 पे बाबर। ठीक है, तो इस प्रकार दिल्ली में क्या है? क्रांति को दबाया जाता है। किन के द्वारा? एडिसन के द्वारा। और बाद में हम पढ़ेंगे कि इस क्रांति को दबाने के पीछे जो सबसे बड़ा अंग्रेजों में हाथ रहा वो रहा कैंपबेल और एडिसन का। और जो 18 क्रांति उसमें हम पढ़ेंगे कि रेवाड़ी से नेतृत्व किसने किया था? कि जो रेवाड़ी है, रेवाड़ी से जो इस क्रांति है उसका नेतृत्व किया था राव तुलाराम ने। किन्होंने? राव तुलाराम ने। ठीक है, और जो आपको पता है राव तुलाराम अंग्रेजों से किस स्थान पे टकराए हुए थे? हरियाणा पुलिस में बार बार पूछा जाता है। तो कहाँ पर? नसीबपुर में। नसीबपुर कहाँ है? नारनौल में। ठीक है, तो नसीबपुर में राव तुलाराम अंग्रेजों से टकराए थे। ये भी एचएससी का फेवरेट है। और जब 1857 की क्रांति के बाद राव तुलाराम विदेश चले जाते हैं। कहाँ पर चले जाते हैं? काबुल में। तो कहाँ पर चले जाते हैं? काबुल में। ठीक है,
और बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है 23 सितंबर 1863 को। यानी आपको पूछ लिया जाए कि राव तुलाराम की मृत्यु कब हुई, तो 23 सितंबर 1863 को हुई थी। और हरियाणा में 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हरियाणा में जो 23 सितंबर है वो किस रूप में मनाया जाता है, शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो रेवाड़ी से जो क्रांति है उसका नेतृत्व किसने किया था, राव तुलाराम जी ने किया था रेवाड़ी से। और क्रांति के बाद ये विदेश काबू चले जाते हैं और 23 सितंबर 1863 की उनकी मृत्यु होती है और 23 सितंबर को हम हरियाणा में शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी अलग अलग जगह से अलग अलग राजाओं ने, व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था इस क्रांति का। और बाद में पूछा जाता है कि लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से क्या था, बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने। यदि आपको ऑप्शन में बेगम हजरत महल नहीं मिले तो उनके बेटा होता था बिरजिस कादिर। कौन, बिरजिस कादिर। तो लखनऊ से नेतृत्व हो, यदि बेगम हजरत महल आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको पढ़ना है बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर ने, इनका बेटा होता है, उन्होंने नेतृत्व किया था। और ये जो क्रांति है इनको लखनऊ में दबाने का काम किया था कैंपबेल ने। एक अंग्रेज अधिकारी कौन था, कैंपबेल। कैंपबेल ने इस क्रांति को लखनऊ में दबाने का काम किया था और नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। और सबसे ज़्यादा योगदान रहा जो 1857 की क्रांति में दबाने का, वो कैंपबेल का ही रहता है। यानी सबसे ज़्यादा जो योगदान था 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेज़ों में, तो वह कैंपबेल का था। और उसके बाद हडसन, यानी हडसन और कैंपबेल ने। तो लखनऊ से पूछा जाता है कि नेतृत्व किसने किया था, बेगम हजरत महल ने, या फिर ये ऑप्शन में नाम लिया था बिरजिस कादिर। ठीक है। और दबाया किसने था, कैंपबेल ने। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे झांसी, यानी झांसी से इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आपको सभी को पता है झांसी से किसने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई ने। आपको पता हो तो भाई बोल दिया करो, जिसको पता है तो वो बता दिया करो कि भाई ये पता है। कि इनको जो बचपन में नाम था वो मन्नू के नाम से भी बोलते हैं, मणिकर्णिका भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका झांसी है, इसका बचपन का नाम क्या था, मन्नू। हम पढ़ते हैं। और आपने कहानी भी पढ़ी होगी, छोटे बच्चे थे तब हम पढ़ते थे कि बूंदेलों और हरबोलों के मुंह से सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, बहुत बार हमने सुना हुआ। तो झांसी वाली रानी है वो कोई मामूली योद्धा नहीं थी, वो एक बहुत अच्छी योद्धा थी। और अंग्रेज़ों से लड़ी तो तब अंग्रेज़ों को पता ही नहीं था कि ये कोई महिला लड़ रही है आपसे। ठीक है। जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है क्रांति के समय है, युद्ध समय में इनकी मृत्यु हो जाती है रानी लक्ष्मीबाई की। और मृत्यु के बाद जब उनके जो मुंह से दुपट्टा हटाया जाता है तब अंग्रेज़ों को पता चलता है कि ये तो महिला थी। इतने तो उनको पता ही नहीं था कि कोई महिला भी इस प्रकार लड़ सकती है। ठीक है। तो ये शहीद हो गए थे 1857 की क्रांति में ही, युद्ध क्षेत्र में ये शहीद हो गई थी। क्या है, शहीद हो गए थे रानी लक्ष्मीबाई। और इससे एक बार प्रश्न पूछा जाता है कि झांसी में क्रांति को जो दबाने का कार्य है वो किसने किया था, तो वो किया था हयूरोज ने। इन्होंने हयूरोज ने इस क्रांति को दबाने का काम किया झांसी में। ठीक है। और वहाँ से नेतृत्व किया रानी लक्ष्मीबाई ने, जिनके बचपन का नाम मन्नू था, और वो क्रांति में ही शहीद हो गए थे। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कौन सा, लखनऊ पढ़ दिया, कानपुर से कानपुर में जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो क्या था, नाना साहेब ने, जो बाजीराव के दत्तक पुत्र होते थे और इनको धोतू पंथ के नाम से भी जाना जाता है। नाना साहेब को क्या जाना जाता है, धोतू पंथ के नाम से जाना जाता है। यानी कानपुर
कानपुर से नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने, नाना साहेब ने, ठीक है, नाना साहेब। और इनका जो नाम था वो था, और अन्य नाम यदि आपको पूछ ले तो दोतू पंथ, दोतू पंथ इनका अन्य नाम था। कई बार पूछा गया भाई ये कि नाना साहेब का अन्य नाम क्या था? दोतू पंथ इनका अन्य नाम होता था। और कानपुर में इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। और इस क्रांति को कानपुर में जो दबाने का काम किया था वो किया था कैंपबेल ने, यानी लखनऊ में भी कैंपबेल ने दबाया था और कानपुर में भी कैंपबेल ने। और आपको पता है कि जो क्रांति है वो एक साथ, उनकी शुरुआत है एक साथ नहीं हुई, यानी अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर क्रांति की शुरुआत होती है। इसलिए अंग्रेज़ों के लिए कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यानी मान लो आज हिसार में क्रांति हुई है तो पहले हिसार में दबा दिया जाता है, बाद में यदि वहाँ पर गुड़गांव में क्रांति है तो पहले हिसार में दबा दिया जाए उस क्रांति को, बाद में गुड़गांव में, इतनी दिक्कत नहीं है। यदि एक पीछे हार के कारण एक ये भी रहा कि क्रांति का एक साथ शुरुआत न होना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा क्रांति का, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं ग्वालियर। ग्वालियर में ये जो क्रांति है इसका नेतृत्व किया था ग्वालियर में तात्या टोपे, तात्या टोपे, ठीक है। किन्होंने क्या था? तात्या टोपे में। और इनका अन्य नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। आपको याद रखना भाई, दोतू पंथ किनका नाम था बताओ? दोतू पंथ जो आपको पीछे बताया था नाना साहेब का, तो नाना साहेब का जो अन्य नाम था वो तो था दोतू पंथ, और जो तात्या टोपे है इनका अन्य नाम था रामचंद्र पांडुरंग, ठीक है। और इन्होंने कहाँ पर नेतृत्व किया था क्रांति का? ग्वालियर में। और ग्वालियर में आपको पता होगा इस सवर सम्राट तानसेन भी का संबंध भी कहाँ से था? ग्वालियर से। तो ग्वालियर से आपको एक क्वेश्चन और भी याद हो जाता है कि तानसेन का संबंध भी कहाँ से था? तो ग्वालियर से था। और तात्या टोपे का अन्य नाम रामचंद्र पांडुरंग होता था। तो इनका एक साथी होता था तात्या टोपे का, मानसिंह। कौन? मानसिंह। और मानसिंह है वो धोखा दे देते हैं तात्या टोपे को इस क्रांति में, और वो अंग्रेज़ों का साथ दे देता है, ठीक है। तो मानसिंह को धोखा, ना मानसिंह क्या है? धोखा देता है तात्या टोपे को। इस प्रकार आपको कहा जाता है कि जो यार और जो हथियार हों वो समय आने से पहले परख लेने चाहिए। क्या? यार और हथियार समय आने से पहले परख लेने चाहिए, ठीक है। यदि समय पर जिस प्रकार कड़ा कब्जा छुटाना चल जाओगे हथियार लेके, यदि कब्जा पर जा आपकी भी सर्विस हो सका, यदि हथियार दाम ना चले तो क्या है कि जाओ कब्जा छुटाना है, यदि हथियार चला के देखे ना हो तो आपकी भी सर्विस हो सका है। तो क्या है कि यार और हथियार समय पहले परख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सही भी बात है कि वो कहते हैं ना कि टूट जाता है गरीबी में हर एक रिश्ता जो खास होता है, कि टूट जाता है गरीबी में हर एक वो रिश्ता जो खास होता है। बहुत यार बनते हैं जब पैसा पास होता है। क्या? जब पैसा पास होता है। तो आपको पता है कि गरीबी में भाई कोई यार नहीं होता, जब तक पैसे हैं तब तक सब यार हैं, ठीक है। जब तक पैसे हैं तब तक क्या है? सब यार हैं। जब वो कहते हैं कि जब अपना काम बनता तो बाढ़ में जाओ जनता, ठीक है, कि अपना काम बनता तो बाढ़ में जाओ जनता, ठीक है। तो आपको भाई यहाँ से एक संदेश भी मिलता है कि यार और हथियार समय से पहले परख लेना चाहिए, ठीक। तो हमने लखनऊ के बारे में पढ़ लिया, बेगम हजरत महल, कानपुर के बारे में पढ़ लिया, कौन था कानपुर से? नाना साहेब। और ग्वालियर के बारे में पढ़ लिया, तात्या टोपे होते थे, ठीक है। झांसी के बारे में पढ़ लिया। और अब इलाहाबाद से नेतृत्व क्या था क्रांति का? वो क्या था? लियाकत अली ने, लियाकत अली, ठीक है। इसने लियाकत अली ने, वो लियाकत अली नहीं है वो जो हरियाणा पुलिस में पूछा जाता है कि करनाल से जिनका संबंध था और पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, वो लियाकत अली नहीं, वो अलग है।
ये इलाहाबाद से किन्होंने नेतृत्व किया था? लियाकत अली ने। और इलाहाबाद में जो दबाने का काम किया था वो किया था नील ने। ठीक है, नील ने इस क्रांति को दबाने का काम किया था। और अब हम पढ़ते हैं जगदीशपुर, जो बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर कहाँ पर पड़ता है? बिहार में, यानी जगदीशपुर। जगदीशपुर ये कहाँ पर है? बिहार। तो जगदीशपुर से जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो किया था राजा कुंवर सिंह ने। राजा कुंवर सिंह, ठीक है। और बताया जाता है कि अंग्रेजों को इस क्रांति में जो सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई थी वो पहुंचाई थी राजा कुंवर सिंह ने। इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद कर लो कि अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा हानि भी राजा कुंवर सिंह ने पहुंचाई थी। अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई, ठीक है। तो इस क्रांति में अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा हानि किसने पहुंचाई थी? राजा कुंवर सिंह जी ने पहुंचाई थी, ठीक है। और कहाँ से नेतृत्व किया था? जगदीशपुर बिहार से नेतृत्व किया था। और इस जो क्रांति यहाँ पर जो दबाने का काम करता है वो विलियम टेलर, जो दबाया था वो दबाया था इस क्रांति को विलियम टेलर, और एक था विंसेंट आगे भाई आइस, विंसेंट आइस, ठीक है। तो क्रांति को यदि आपको बताया जाए कि जगदीशपुर में क्रांति को दबाने का काम किन्होंने किया था, तो वो क्या था? विलियम टेलर और विंसेंट आइस ने। और अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाई थी राजा कुंवर सिंह ने, जिन्हें बिहार से जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। अब हम पढ़ते हैं बरेली। बरेली में नेतृत्व किसने किया था? बरेली, मेरा झुमका गिरा बरेली के बाजार में, ठीक है। खान बहादुर खान ने किया था, ठीक है। बरेली से नेतृत्व किया खान, यानी मेरा, आपको याद कर लिया कि मेरा झुमका गिरा बरेली के खान में, ठीक है। खान बहादुर खान, ठीक है। इन्होंने किया था नेतृत्व बरेली से। कहाँ से? बरेली से। तो हमने जो मेन थे जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो हमने कर लिए हैं। जैसे रेवाड़ी से नेतृत्व राव तुलाराम जी ने किया था, ठीक है। कानपुर से नाना साहेब जी ने किया था, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, ठीक है। बिहार से जगदीशपुर से राजा कुंवर सिंह ने किया था। और इनको किन ने दबाया था वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये तो थे भाई जहाँ से नेतृत्व किया है वो। और हम अब चर्चा करेंगे जो 1857 की जो क्रांति है काफ़ी हद तक सफल भी रही। इससे बहुत अच्छे, बाद में बहुत अच्छे परिणाम भी आए इस क्रांति के। लेकिन अब हम पढ़ेंगे हार के कारण, यानी इस जो क्रांति थे इसमें हार के क्या क्या कारण रहे, यानी हार के कारण पर लेकर चर्चा करेंगे। हार के कारण, यदि हार के कारण के बारे में पढ़े हम तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सबसे बड़ा कारण रहा वो था क्रांति का समय से पहले शुरुआत। क्रांति की समय से पहले शुरुआत, ठीक है। ये जो 1857 की क्रांति उसमें बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि क्रांति की जो डेट फिक्स की गई थी वो की गई थी 31 मई को। तब 31 मई की डेट फिक्स कर दी गई थी, लेकिन क्रांति शुरू हो जाती है 10 मई को, ठीक है। क्योंकि समय से पहले शुरुआत हो गई तो इतने जो वो होती है क्या नाम है करें मैनेजमेंट करते हैं हम, यानी मेंटली भी प्रिपेयर नहीं हुई थी इस समय। कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए जो प्लान होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। तो क्रांति की शुरुआत 29 मई को हो जाती है, पहले 10 मई को। ये एक बहुत बड़ा हार का कारण रहा, क्योंकि लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, कोई प्लान तैयार नहीं कर पाए थे इस क्रांति के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा। नंबर 2 पे है अयोग्य नेतृत्व।
अयोग्य नेतृत्व। ठीक है, इस जो क्रांति है उसका जो नेतृत्व की बागडोर जो सौंपी गई थी वो सौंपी गई थी किसको? बहादुर शाह जफर को। और आपको पता है यदि ये बागडोर किसी नौजवान किसी अन्य को सौंपी जाती तो कुछ अलग परिणाम होते। ठीक है, क्योंकि उस समय जो सौंपी गई थी इनको बागडोर वो 80 प्लस की उम्र में थी। ठीक है, जो आपको पता है कि जो नेतृत्व नौजवान कर सकते हैं, जो क्रांतिकारी भावना नौजवानों के दिलों में होती है वो अलग ही होती है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो एक बार आपको बताया जाता है कि चाणक्य है, चाणक्य से पूछा जाता है कि यदि आपके पास कोई बकरी है, ठीक है, और उस बकरी को दो समूह है, एक तो है बकरी है उनमें एक जो समूह उसमें जो बकरी है उनका राजा है शेर, एक में राजा कौन है? शेर है। ठीक है, बकरियों का जो राजा कौन है? शेर है, यानी उसका नेतृत्व शेर को सौंपा गया है। और जो अलग समूह है एक दूसरा समूह उसमें जो नेतृत्व वो सौंपा गया है एक बकरी को। किसको? बकरी को। तो आप किन में जाना पसंद करोगे? आपके अपनी बकरी को किन में ले जाने में पसंद करोगे? तो एक का जो नेतृत्व था वो शेर को सौंपा गया है, एक को बकरी को। तो चाणक्य बताते हैं कि जो मैं है अपनी जो बकरी है उनको इसमें जो शेर नेतृत्व कर रहा है उनमें सौंपना चाहूँगा, क्योंकि जो शेर है वो अपने नेतृत्व से बकरी को भी क्या शेर बना सकता है। लेकिन जो बकरी है यदि शेर भी उस झुंड में शामिल कर लिया जाए तो उनका नेतृत्व यदि बकरी कर रहा है तो वो बकरी की तरह ही रहेंगे, यानी उनकी तरह ही व्यवहार करेंगे। तो मतलब नेतृत्व है वो अच्छा होना चाहिए, कोई भी हो उसकी लीडरशिप है वो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अयोग्य नेतृत्व। तो नंबर 3 पे है कि जो अलग अलग समय है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में क्रांति की शुरुआत, यानी अलग अलग जगह हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में क्रांति की शुरुआत, क्रांति की शुरुआत। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कारण क्यों रहा? क्योंकि आपको पता है कि जो क्रांति है वो एक साथ इनकी एक साथ शुरुआत नहीं हुई। यानी मानो आज बैल में क्रांति शुरू हुई है और कल बाद में 5-7 दिन बाद में हिसार में, तो अंग्रेज़ों को इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पहले जो बैल में शुरुआत हुई क्रांति की तो वहाँ पर दबा दिया गया। बाद में अलग जगह है तो वहाँ पर वही अंग्रेज चले गए, वहाँ पर दबा दिया गया। यदि पूरे भारत में एक साथ यदि क्रांति की शुरुआत होती तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती अंग्रेजों को दबाने में क्रांति को। ठीक है, तो इस प्रकार वो अंग्रेज आसानी से क्रांति को दबाने में कामयाब भी हो जाते हैं। और नंबर 4 पे है कि क्रांति को समय से पहले शुरुआत हो गई, अयोग्य नेतृत्व था अलग, और पढ़े लिखे लोगों द्वारा, पढ़े लिखे लोगों द्वारा अंग्रेजों का साथ, अंग्रेजों का साथ, पढ़े लिखे लोगों द्वारा अंग्रेजों का साथ, कि जो भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे जो नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों के अधीन, तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि उनको भय था कि यहीं पे आप बाद में नौकरी से 1800 साल की क्रांति के बाद नौकरी से निकाल दिया जाएंगे, और उनको उम्मीद भी नहीं थी पूरी कि भारत इससे क्रांति से आज़ाद हो जाएगा। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, भारतीयों का साथ नहीं दिया। और एक कारण और रहा कि जींद, नाभा, पटियाला और जींद, नाभा, पटियाला और 2-3 रियासत और थी, जैसे सिंधिया, होलकर, ग्वालियर, सिंधिया, होलकर और ग्वालियर, इन ये जो रियासत थी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया कि जींद, नाभा, पटियाला, जींद, नाभा, पटियाला ये तो पंजाब की रियासतें होती थी, इस कहाँ की? पंजाब की। और सिंधिया, होलकर, ग्वालियर इन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया था। वो कहते नहीं, आपको
आपने सुना भी होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ठीक है, क्या हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और आजकल तो फेमस हो रहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। लाडू लाडू कह के बोरा बोरा खा गया। क्या लाडू लाडू कह के बोरा बोरा खा गया, ये प्रसिद्ध हो रहा है आज तो, आजकल तो। लेकिन ये बात सच भी है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। जो चीज़ अपनों को पता होती है वो गैरों को कहाँ पता होती है, ये तो पता ही है। ठीक है, लेकिन आजकल कुछ सिचुएशन अलग है कि लाडू लाडू कह के बोरा बोरा खाइए। तो जींद नामा पटियाला जो रियासत थी वो कहाँ की थी, पंजाब की थी। ठीक है, और इन्होंने साथ भारतीयों को क्यों नहीं दिया, क्योंकि अंग्रेज हैं फूट डालो राज करो की नीति में विश्वास रखते थे, और यहाँ पर भी वो कामयाब होते हैं फूट डालो राज करो नीति में, क्योंकि उन्होंने जो जो बहादुर कौम मानी जाती है, सिख है, सिख को क्या माना जाता है, एक बहादुर कौम मानी जाता है सिखों को। ठीक है, और सिखों को उन्होंने, अंग्रेजों ने बताया कि जो मुगल हैं, यानी बहादुर शाह जफर के हाथों में बागडोर थी इस क्रांति की, जो मुगल हैं उन्होंने तो आपके लिए तो कुछ अच्छा ही नहीं किया, आपके लिए तो विरोधी हैं आपके तो सिखों के। मतलब कैसे कि आपने 5वें गुरु होते थे आपके सिखों के, जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव, श्री अर्जुन देव, उनको मार दिया था किनके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। किनके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। ठीक है, किन्हीं जहांगीर ने तो आपके 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव जी, उनको भी मार दिया था। और जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, कौन थे, गुरु तेग बहादुर, और तेग बहादुर को भी औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। औरंगजेब ने क्या है, फांसी दे दी थी 9वें गुरु को भी। तो उन्होंने सिखों को क्या है, फूट डालो राज करो नीति में सफल हुए, सिखों को बताया कि जो मुगल हैं वो तो आपके लिए क्या अच्छे हैं, उन्होंने तो आपके 5वें गुरु थे जो गुरु अर्जुन देव, उनको भी मार दिया था, और जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनको भी औरंगजेब ने क्या, फांसी दे दी थी। इसी प्रकार तो ये जो पंजाब की जो रियासत है जींद नाभा पटियाला, इन्होंने क्या है, अंग्रेज़ों को साथ दिया। और हम पढ़ते हैं हरियाणा पुलिस में भी कि जो 1857 की जो क्रांति थी उससे जो पहले थे, उससे पहले जो हरियाणा था वो किन का भाग था, यूपी का भाग था। हरियाणा है वो यूपी का भाग था 1857 की क्रांति से। ये एचएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो हरियाणा तो वो यूपी का भाग होता था। ठीक है, और बाद में पंजाब में मिला दिया गया था। 1857 की क्रांति के बाद में पंजाब में मिला गया था, क्योंकि जो पंजाब है इन्होंने तो अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस क्रांति में। और जो मेरठ से शुरुआत होती इस क्रांति की, यानी विद्रोह तो मेरठ से यूपी से हुआ था, उत्तर प्रदेश से, और हरियाणा वो यूपी का ही भाग होता था उत्तर प्रदेश का। तो बाद में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इन्होंने तो अपने विरुद्ध कार्य किया है और इन्होंने साथ दिया, तो हरियाणा को इनसे निकाल कर पंजाब में मिला दिया था। यानी हरियाणा है वो पंजाब में 1857 की क्रांति के बाद मिला दिया गया था। तो यानी ये कारण रहे थे, मेन जो कारण थे कि अयोग्य नेतृत्व की भावना थी ना, नेतृत्व था, समय से पहले शुरुआत हो गई, अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे इनकी शुरुआत हुई। कुछ रियासतों ने क्या है, पंजाब अंग्रेज़ों का साथ दे दिया, ये कारण थे। और इस फिर 1857 की जो क्रांति हुई इसका परिणाम क्या रहा, यदि आपको पूछ लिया जाए कि परिणाम क्या रहा, परिणाम, यदि हम इनके परिणामों की बात करें 1857 की क्रांति के, तो इसका परिणाम एक तो ये रहा कि इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम आता है। क्या था, भारत सरकार अधिनियम। आपको पूछा जाए कि भारत सरकार अधिनियम कब आया, भारत सरकार अधिनियम तो वो आता है 1858 को। ठीक है, इस अधिनियम के तहत जो अंग्रेजी जो कंपनी का जो शासन था वो समाप्त कर दिया जाता है, और जो शासन की जो बागडोर है वो दी जाती है ताज, यानी ब्रिटेन की महारानी के हाथों में यह इस शासन की बागडोर दे दी जाती है। यानी कंपनी का शासन अब भारत में समाप्त हो जाता है। ठीक, एक तो ये था मेन कारण कि 1857 की क्रांति के बाद कि कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और ताज क्राउन के अधीन शासन चला जाता है, यानी महारानी, ब्रिटेन की महारानी के हाथों
शासन चला जाता है। और दूसरा परिणाम ये रहा कि जो गवर्नर जनरल होता था, भारत के जो गवर्नर जनरल था, उनको अब वायसराय कहा जाने लगा, भारत के वायसराय। ठीक है, अब उनको क्या कहना चाहिए, भारत के वायसराय। तो इस प्रकार आपको पूछ लिया जाए कि जो भारत है उनका अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो अंतिम जो गवर्नर जनरल था, लिखवा दिया पीएम, जो पीएम था वो आर्मस्ट्रांग था, ब्रिटेन का, ये लिखवा दिया। महारानी कौन थी, विक्टोरिया। हाँ, तो ये तो बता दिया, महारानी विक्टोरिया का तुम चले गए। जो ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री थे क्रांति के समय, वो तो बता दिया आर्मस्ट्रांग थे, और जो महारानी थी वो विक्टोरिया थी। तो महारानी विक्टोरिया के हाथों में चल गया था शासन। और गवर्नर जनरल है उसको अब कहा जाने लगा था वायसराय। इस प्रकार आपको पूछ लिया जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन होता, कैनिंग होता था, तो कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। और पहला वायसराय पूछ लिया जाए तो वो भी कैनिंग, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद तो गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इसलिए जो पहला अंतिम पूछ लिया जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल तो वो था कैनिंग, एक तो ये था। और यदि पहला वायसराय पूछ लिया जाए, वायसराय, तो वो था कैनिंग। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था और पहला वायसराय कौन था, तो वो दोनों क्या ऑप्शन है, कैनिंग। ठीक है, इस प्रकार हमने आज लगभग 1857 की क्रांति को पूरा कर लिया है और पूरी डिटेल के साथ किया है। इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति से। ठीक है, तो एक बार इनकी रिवीजन करेंगे सिर्फ दो या 3 मिनट के अंदर अंदर, बाद में समाप्त करते हैं आज की क्रांति। ठीक है, चलो हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1857 की क्रांति है, उसके पीछे बहुत से कारण रहे हैं, बहुत से, क्योंकि हमने शुरुआत में पढ़ा था सहायक संधि, सती प्रथा, हड़प नीति। ठीक है, सैनिक भी कांड रहे जिसमें भारतीय पदों को उच्च पदों पर भर्ती ना, भारतीय जो थे सैनिक उनको उच्च पदों पर भर्ती नहीं करते थे। ठीक है, उनको युद्ध के लिए विदेश बाहर भेजा जाने लगा था, तो ये भी कारण थे सैनिक। और किसानों से बहुत ऊंची लगान वसूली जाती थी। ठीक है, तो यानी बहुत से कारण थे। और उसके जो 1857 के जो तत्कालिक कारण पूछ लिया जाए, तत्कालिक कारण, तो वो था क्या, चर्बी वाले कारतूस। एक तो ये प्रश्न पूछा जाता है, चर्बी वाले कारतूस, कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो वो था चर्बी वाले कारतूस। और उसके बाद में पूछा जाता है कि जो क्रांति है उसकी शुरुआत कब होती है, 10 मई को। कहाँ से होती है, मेरठ से। 10 मई को मेरठ से इनकी शुरुआत होती है, यानी क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, मेरठ से। कब, 10 मई को। ठीक है, क्रांति की जो डेट थी वो फिक्स करी, कब की गई थी, 31 मई को। ठीक है, 31 मई को। और इस क्रांति में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि इस क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मंगल पांडे। कब दी गई थी उनको फांसी को, उनको जो फांसी है वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। यानी आपको याद रखने दो डेट, 29 मार्च को तो इन्होंने कैप्टन बाग और उनके साथी की हत्या कर दी थी 29 मार्च को। और फिर 8 अप्रैल को इनको मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। और इस जो क्रांति है, इस क्रांति का जो नेता है वो चुना जाता है बहादुर शाह जफर को। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कहाँ से किया जाता है, हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया जाता है, बाद में रंगून भेज दिया जाता है। और मकबरा है बहादुर शाह जफर का, वो भी कहाँ पर है, रंगून में इनका मकबरा है। और इनके जो मकबरे हैं उन पे लिखा हुआ है कि कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद वतन की 2 गज भूमि भी नसीब न हुई। ये इनके मकबरे पे लिखा हुआ है। और 2 और मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है, एक तो है जहांगीर जहाँ, इनका मकबरा है शाहदरा लाहौर में, और एक है बाबर जिनका मकबरा है काबुल में। ठीक है, तो 3 मुगल शासक हैं जिनका मकबरा भारत से बाहर है, विदेश में है, ये आपको याद करना है।
उसके बाद हमने पढ़ा कि जो लखनऊ से नेतृत्व किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और वहाँ पर दबाने का काम किया था ह्यूरोज ने, किसने? ह्यूरोज ने। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, यदि वो ना आए तो ब्रिटिश कादिर आएगा। और वहाँ पर दबाने का जो कार्य किया था वो किया था कैंपबेल ने। कैंपबेल है अंग्रेज़ों की तरफ से जो ज़्यादा इस क्रांति को दबाने का कार्य किया था वो किया था कैंपबेल ने। और दूसरे नंबर पे हडसन ने क्रांति को कहाँ पर दबाया था? तो दिल्ली में, और लखनऊ में कैंपबेल में, और कानपुर में भी कैंपबेल ने दबाया था इसी क्रांति को। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ लिया ग्वालियर से, पढ़ लिया तांते टोपे ने नेतृत्व किया था, और तांते टोपे को धोखा कौन देता है? मान सिंह। ठीक है, मान सिंह धोखा दे देता है तांते टोपे को। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था बिहार से, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिहार जगदीशपुर से किन्होंने नेतृत्व किया था? बताओ, राजा कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था। और अंग्रेजों को सबसे इस क्रांति में सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाई थी वो पहुंचाई थी राजा कुंवर सिंह ने। ठीक है। तो जो मेन क्वेश्चन थे, और इस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पॉमस्टोन, और महारानी थी विक्टोरिया। ठीक है। तो इस जो प्रतीक था इस क्रांति का वो था कमल का फूल और चपाती। तो इस प्रकार जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आज तक पूछे गए वो सारे हमने इस क्रांति में कवर कर लिए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और पढ़ने के बाद अपना रिव्यू ज़रूर दें, कमेंट में बताएं कि कैसे लगी। थैंक यू, धन्यवाद।